बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुशामदीद। दादाजी से पैसे मांगती तो दादाजी थैली पकड़ा देते, मगर चची खाना देने जाती तो उसे 300 मिलते। चची से वजह पूछती तो डांट देती। मैं भी रोज 300 रुपए चाहती थी। एक रोज चची का दुपट्टा उड़ा और मुंह छुपाकर दादाजी को रोटी देने चली गई। मगर उस रात जब से मेरे चचा की शादी हुई थी, हमारे घर में तो जैसे रौनक सी लग गई थी। एक तो मेरी चची बड़ी शौक मिजाज थी और दूसरा बहुत खूबसूरत थी। मेरी दादी पहले ही वफात पा चुकी थी, इसलिए अम्मा ने ही चची को पसंद किया था। जब दादा ने चची को देखा तो कहने लगे कि सुगरा, तूने लड़की तो बड़ी छांट पटक कर पसंद की है। ये लड़की तो सीधी मेरे दिल को जाकर लगी है। क्या हीरा ढूंढा है तूने। ये कहकर दादाजी ने जेब से 100 के 3 लाल कड़क नोट निकाले और मेरी अम्मा के हाथ में थमा दिए। कहने लगे, ये तेरा इनाम है फीके की बीवी पसंद करने के लिए। अम्मा ने खुशी खुशी वो पैसे लिए और दुपट्टे से बांध लिए। शादी की तारीख भी रख दी गई। वैसे तो मेरे चचा का नाम रफीक था, लेकिन उसे प्यार से फीका फीका कहते थे। चचा को बाकायदा तौर पर चची की तस्वीर नहीं दिखाई गई थी। अलबत्ता उन्हें अंदाजा था कि दादा जितनी तारीफें लड़की की कर रहे हैं बिलाशुबा खूबसूरत होगी। लेकिन शादी के दिन जब मेरी चची दुल्हन बनकर घर आई तो चचा के साथ साथ दादा भी आंख झपकाना भूल गए थे। वो बेहद खूबसूरत थी। चचा तो कमरे में चले गए, लेकिन दादाजी को ना जाने क्या हुआ कि वो पूरी रात न सो सके। मार्च का महीना था, मौसम बड़ा खुशगवार था। हम लोगों को आदत थी खुले सहन में सोने की, इसलिए बरामदे में ही सबकी चारपाइयां कतार के साथ बिछी हुई थी। शादी के हंगामों से सभी थक चुके थे, इसलिए सबने चारपाइयां सीधी की और लेट गए। अम्मा तो लेटते ही सो गई। मेरे छोटे 2 बहन भाई भी सो चुके थे। मेरी उम्र 17 साल थी। मेरी चारपाई के थोड़ा हट के दादाजी की चारपाई थी। मैंने देखा कि दादाजी बेचैनी से करवटें बदलने लगे, लेकिन जब उन्हें चैन न आया तो चारपाई से उठकर खड़े हो गए और पूरे बरामदे के चक्कर काटने लगे। बार बार चक्कर काटते काटते वो चचा के कमरे के पास जाकर खड़े हो जाते। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन दादाजी को देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। भला इस उम्र में दादाजी चचा के कमरे के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे थे। पहले तो वो सिर्फ चक्कर ही काटते रहे, लेकिन उसके बाद जो हरकत दादाजी ने की, मैं तो शर्म के मारे आंखें बंद करके सोती बनी। भला इस उम्र में भी कोई ऐसा काम करता है जो मेरे दादाजी कर रहे थे। बहरहाल मैंने आंखें जोर से भींची और सोने की कोशिश करने लगी। साथ ही साथ जबान में ला हौला वला कुव्वता भी पड़ने लगी। सुबह सवेरे ही अम्मा ने मुझे झंझोड़ कर उठाया था। कहने लगी, ए नीलो की बच्ची, चल उठ, तेरी चची का आज पहला नाश्ता है हमारे घर। मेरे साथ लग, हलवा भी बनाना है, पूरियां भी तलनी है, इतना काम है, मुझे अकेले से नहीं होगा। अभी तो फजर की अजानें खत्म ही हुई थी कि मेरी माँ को नाश्ते की फिक्र सताने लगी थी। ख्वाह मुश्किल ही मैंने आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अंधेरे में मुंह धोया और आटा गूंदने लगी। दादाजी उस वक्त गहरी नींद सो रहे थे। न जाने रात को कब सोए थे। बहरहाल पहले तो मेरा जी चाहा कि अम्मा को दादाजी की हरकत बताऊं, लेकिन फिर सोचा कि मेरी अम्मा कहेगी कि तुम भी कैसे सोच सकती हो, मुझे ही डांट पड़ेगी। जबान को बंद ही रखूं तो बेहतर है। हो सकता है कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। बहरहाल सुबह 7 बजे सारा नाश्ता तैयार हो चुका था। मेरे अब्बा भी उठ गए थे और बहन भाई भी। मेरी अम्मी ने भी चचा के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही दरवाजा खुला और चचा कमरे से बाहर निकल आए। मेरी वालदा चचा के कमरे के अंदर चली गई। आधे घंटे बाद जब वापस आई तो चची एक खूबसूरत से जोड़े में बलबूस तैयार होकर बाहर आई थी। बड़ी दिलफरेब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी हुई थी। चचा भी बार बार मुस्कुरा रहे थे। नाश्ते के वक्त बाबा जी भी उठ गए, लेकिन उनका मूड बेहद खराब था। बार बार चचा चची को मुस्कुराते हुए देखते और अजीब से इशारे करते, जिस पर चची शर्माकर नजर झुका जाती। हम सभी चची की इशारेबाजियों को देखकर मुस्कुरा कर मुंह नीचे करके नाश्ता करने लग गए। लेकिन दादाजी का तो पारा हाय था। चचा चची पर तो उनका जोर फिलहाल चल नहीं सकता था, क्योंकि नई नई शादी थी, लेकिन अम्मा पर चलाए जा रहे थे। कहने लगे, हलवे में चीनी और घी तो बहुत ही ज्यादा डाल दिए सुगरा, क्या पहली बार बनाया है नाश्ता। अम्मा कहने लगी, देवरानी जी का पहला नाश्ता है, इसलिए मैंने सोचा कि देसी घी की थोड़ी करनी चाहिए। अम्मा ने घी से भरी पूरी तोड़कर देसी घी वाले हलवे को पूरी के टुकड़े में भरकर अपने मुंह में नवाला डाला था। तो चची जी कहने लगी, वाकई हलवा तो आपने बड़ा कमाल का बनाया है। हालांकि वो नई नहीं थी, लेकिन बड़ी बेतकल्लुफ। खामोशी से नाश्ता नहीं किया था, बल्कि अम्मा की तारीफ की तो अम्मा भी खुश हो गई। लेकिन दादाजी ने तो ठीक से नाश्ता ही नहीं किया। बार बार किसी न किसी बात पर कभी मुझे डांटते थे, कभी अम्मा को, कभी अब्बा को। शाम को वलीमे की दावत भी ऐसे ही होकर गुजर गई। मेरी चची की शादी को भी 3 दिन ही गुजरे थे कि जब मेरे दादा ने चची से काम कहना शुरू कर दिया। कहने लगे, आज मेरे लिए चाय छोटी बहू बनाएगी, देखो तो सही कि चाय कैसी बनाती है। अम्मा ने कहा, अब्बा खैर तो है, अभी तो उसके हाथ की मेहंदी का रंग तक नहीं छूटा और आप उसे काम कह रहे हैं। मैं बना कर दे देती हूँ आपको चाय, उस बेचारी के नए नए शादी के दिन है, उसे क्यों काम पर लगा रहे हैं। अम्मा का ये कहना था कि दादा अम्मा पर भड़क उठे। कहने लगे, कमबख्त मारी सोगरा, तेरी जबान क्यों मुंह में नहीं रहती। कह जो दिया कि चाय छोटी बहू के हाथ की पीऊंगा तो उसी के हाथ की पीऊंगा।
जब देखो पटर पटर बोलती रहती है, मजाल है जो सामान मुंह के अंदर भी रख ले। दादा के गुस्से को देखकर अम्मा के माथे पर तेवरी चढ़ी थी, लेकिन चची ने बात को संभाल लिया। कहने लगी, भाभी चाय भी कोई काम होता है? अरे मैं अपने अब्बा जी को अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाऊंगी, आप हटे यहाँ से। इससे पहले कि बदमज़गी फैलती, चची ने चाय बनाकर जब दादाजी के सामने चाय का प्याला बढ़ाया तो चाय के प्याले के साथ साथ दादाजी ने चची का हाथ भी पकड़ लिया। ये देखकर चची का रंग फक हुआ था। अम्मा तो खैर खाना बनाने में मसरूफ थी, लेकिन मैं देख चुकी थी। दादाजी मुस्कुरा मुस्कुरा कर चची को देख रहे थे, फिर उनका हाथ छोड़कर प्याला पकड़ लिया। चाय का एक घूंट भरा तो तारीफ करने लगे। कहने लगे, छोटी बहू के हाथ में तो जादू है। फिर जेब से 100 के 3 नोट निकाले और चची के हाथ पर रख दिए। ये देखकर चची बड़ी खुश हुई। अब मेरा भी दिल चाहा था। मैंने कहा, दादाजी आपको हुक्का भी पीना है? आपने चाय के साथ साथ अगर हुक्का भी पिया तो बड़ा ही लुत्फ आता है। कहने लगे, चल ले आप पी लेता हूँ। तभी मैंने जल्दी से चूल्हे से जलते हुए कोयले लिए और हुक्के में डाले। चिल्लम में तंबाकू डाला और दादाजी के सामने हुक्का पेश कर दिया। मुझे लगा मुझे भी दादाजी 300 रुपए देंगे, लेकिन दादाजी ने जेब से थैली निकालकर मेरी हथेली पर रख दी। मुझे तो रोना आने लगा था। थैली का भला आता ही क्या था, एक टॉफी बमुश्किल आती थी। मुझे लगा कि शायद चची की नई शादी हुई है, इसलिए दादा ने उन्हें 300 रुपए के लाल नोट उनके हाथ में थमा दिए। लेकिन मेरा ख्याल तब गलत साबित हुआ जब दादाजी चची से चाय या कोई चीज मांगते तो बदले में जेब से 100 के 3 नोट निकालकर चची को दे देते थे। वो भी खुशी खुशी भाग भाग कर दादाजी के काम करने लगती, और जब मैं दादाजी के काम करने के एवज कुछ मांगती तो हाथ में बस एक 12 आने की थैली ही मेरे हाथ में रखी जाती थी। मैंने कहा, दादाजी इसका कुछ नहीं आता, मुझे पैसे और दे। एक बार जब मैंने दादाजी से ये कहा तो आगे से मुझे बुरे तरीके से डांट दिया। कहने लगे, चल निकल यहाँ से, पैसे चाहिए तुझे? ये तो मैं अपनी खुशी से तुझे दे देता हूँ। अपना कद देख कितनी ऊंची लंबी हो गई है, लेकिन ढंग से कोई काम करना नहीं आता। सुगरा ने तो तुझे सर पर चढ़ा रखा है, लेकिन अपनी चची से ही सीख, कितना साफ सफाई से सारा काम करती है। चाय भी मजे की बनाती है, खाना भी अच्छा बनाती है। मुझे तो दादाजी ने अच्छी खासी सुनाती थी, लेकिन उसके बाद मैंने नोट किया कि चची भी दादाजी के आसपास मंडलाती ही नजर आने लगी। उन दिनों तो दादाजी की मुस्कुराहट ही चेहरे से गायब नहीं होती थी। बार बार मुस्कुराते रहते, इस तरह के इशारेबाजियां करते रहते। एक बार तो दादाजी ने कमरे में जाने का इशारा किया। ये देखकर चची कुछ मुतज़ब्ज़िब का शिकार हुई थी। मैं दादा की इशारेबाजी चोर आंखों से देख रही थी और चची के बदलते तासुरात में उनके चेहरे पर एकदम बदहवासी सी छाने लगी थी। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। ये देखकर तो दादा ने अपनी मूंछों को ताव दिया और गुस्से से चची के कमरे की तरफ देखने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जब दादा पैसे देते थे तो वो बड़ी खुश थी, और जब कमरे की तरफ जाने की इशारेबाजी करते तो वो बुरी तरह से घबरा जाती। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि मामले की तह तक जरूर पहुंचूंगी। ये आखिर माजरा क्या है? मैंने अब चची के साथ ही रहना शुरू कर दिया था, उनसे मेल मिलाप बढ़ाने लगी थी। मेरी उनके साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मेरा तो मकसद ही यही था कि आखिर मैं जान सकूं कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और आखिर इसके पीछे वजह क्या है। उस रोज मैं सहन से झाड़ू लगा रही थी जो मेरे दादाजी भी घर आए। चची उस वक्त किचन में मेरी अम्मा के साथ काम में मसरूफ थी। मुझे झाड़ू लगाते देखकर कहने लगे, ए नीलो, तेरी चची किधर है? मुझे तो न जाने अपने दादाजी पर क्यों गुस्सा आने लगा था। मैंने कोई जवाब न दिया तो वो मेरे सर पर आकर खड़े हो गए। कहने लगे, कि बहरी हो गई है? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तेरी चची कहाँ है? मैं कुछ कहती इससे पहले चची बावर्ची खाने से निकलकर बाहर आ गई और कहने लगी, क्या बात है अब्बा जी, मैं इधर हूँ। चची को बाहर आता देखकर दादाजी के चेहरे पर तो जैसे बाहर लौट आई थी। अपने हाथ में मौजूद फ्रूट के शॉपर उन्होंने चची को थमा दिए थे। इतना सारा फल देकर चची भी खुश हो गई। तभी दादाजी कहने लगे कि बहू, ये सारे फल मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये अपने कमरे में ले जाओ और जी भर कर खाओ। ये देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ चुका था। मैं शिकायती नजरों से दादाजी को देखने लगी थी। दादाजी ने मुझे घूरकर देखा और कहने लगे, इस भूखी लड़की को तो कुछ मत देना, और इससे तो खास तौर पर ऐसी चीजें छुपा कर रखा करो। इसकी बचपन से आदत है, ये छुप छुप कर चीजें खाती रहती है। मेरा तो मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था। आखिर मैंने कब कुछ चुरा कर खाया था? दादाजी तो बिला वजह ही मुझे चची के सामने शर्मिंदा कर रहे थे, जबकि चची मुस्कुराकर बोली कि मैं अभी ये फल काट कर सबको ला कर देती हूँ। दादाजी कहने लगे, हाँ हाँ सबको दो, तो फिर मेरे फल लेकर मेरे कमरे में चली आना। ये सुनकर एक मर्तबा फिर चची का रंग उड़ा था। उन्होंने सबको फल काट कर दिए और जब दादाजी को कमरे में देने की बारी आई तो मुझे कहा, जाओ नीलो, दादाजी को फल दे आओ। मगर तभी दादाजी की भी आवाज आई कि बहू, अभी तक तुम फल लेकर नहीं आई। चची तो हड़बड़ा चुकी थी। वो तो खुद ही डरते डरते दादाजी के कमरे में फल देने के लिए जा चुकी थी। न जाने क्यों मेरी नजर उस कमरे की जानिब उठ रही थी। जब देखते ही देखते कमरे का दरवाजा जो कुछ देर पहले खुला हुआ था वो बंद हो चुका था। मेरी तो हैरत की कोई इंतहा नहीं रही थी। मैं बगैर पलके झपकाए देखने लगी, आखिर ये क्या चक्कर था? दादाजी ने कमरे का दरवाजा क्यों बंद किया था? कुछ देर बाद चची वापस आई तो उनके हाथ में खाली प्लेट थी। उनके हाथ कपकपा रहे थे। रंगत तो जैसे बिल्कुल जद पड़ चुकी थी।
अपने चेहरे पर आया हुआ पसीना साफ करने लगी थी। हालांकि मौसम तो बिल्कुल एतदाल में था, गर्मी का तो नामो निशान तक नहीं था, मगर जिस कदर वो बौखलाई हुई थी मुझे तो दाल में कुछ काला लगने लगा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सबका मतलब क्या है। चची फौरन प्लेट वहीं रखकर अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर चची से पूछूं। जो ही बहाने से जब मैं चची के कमरे में गई तो वो रो रही थी। उनकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ है। मुझे कमरे में आता देखकर चची फौरन अपना चेहरा साफ कर चुकी थी। उस रात खाने पर भी चची नहीं आई थी। कहने लगी कि मुझे भूख नहीं है। उनकी खराब तबीयत देखकर चचा भी परेशान हो चुके थे। मैंने सोचा इस बारे में अम्मा से बात करूं, मगर फिर एक बेहतरीन मौके का इंतजार करने लगी। ठंड पड़ चुकी थी, इसलिए अब हम लोग कमरे में सोया करते थे। उस रोज भी मैं कमरे में थी कि जब मुझे सहन से खड़खड़ाहट की आवाज आई। उसूलन तो मुझे डर जाना चाहिए था, मगर न जाने क्यों मेरे जहन में वसवसा सा आया कि कहीं बाहर चची और दादाजी तो नहीं। इस सोच का आना था कि मैं उठकर बैठ गई। मेरी अम्मी अबू अलग कमरे में सोते थे और मेरे बहन भाइयों और मैं अलग कमरे में थे। मैंने धीरे से उठकर खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मेरे तो कदमों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल चुकी थी, क्योंकि सामने भैंसों का तबेला था जहां पर दादाजी ने कुछ मवेशी भी रखे हुए थे। मैंने दादाजी और चची को वहां जाते हुए देखा था। मेरे कान की लौ तक सूख हो चुकी थी। आखिर ये सब कुछ क्या था? इसके बाद तो मैं सो ही न सकी। तकरीबन 2 घंटे बाद धीरे से पहले चची और फिर दादाजी उस कमरे से बाहर आए थे। मैंने तो सोचा था कि सुबह चची से लाजमी पूछूंगी, मगर जैसे ही सुबह आई और मैंने चची को देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। चची तो बिल्कुल तैयार थी, जैसे वो इस घर में नई रवेली दुल्हन बनकर आई थी तो तैयार रहती थी। नया जोड़ा पहन रखा था और गीले बाल कंधों पर फैला रखे थे। हंस हंस कर घर के काम कर रही थी और दादाजी भी खुश नजर आ रहे थे। वो भी उन्हें काम कह रहे थे और साथ ही जेब से 300 रुपए भी निकाल कर दे दिए थे। मुझे इस कहानी की तह तक जाना था। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा था। मैं कुछ गलत नहीं सोचना चाहती थी, मगर जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा था मैं गलत सोचने पर मजबूर थी। उस रोज चचा भी यहाँ नहीं थे, वो मेरे अब्बा के साथ दूसरे शहर किसी काम से गए थे। मैंने उस रात सोने का ड्रामा जरूर किया था, मगर सोई नहीं थी। जैसे ही रात हुई और एक मर्तबा फिर मुझे दादाजी की चची के कमरे में जाने की आवाज आई तो मैं भी उठकर उनके पीछे ही गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो कमरे में गए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई और पर्दे के पीछे छुप चुकी थी। कुछ ही देर बाद जो बात मैंने सुनी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं खामोशी से सांस रोके उनकी हर बात सुन रही थी और फिर मौका मिलते ही जब दादाजी उस कमरे से बाहर आए तो मैं भी बाहर आ गई। सारी रात मैं सो नहीं पाई थी। ये कैसा राज था जिससे पर्दा दादाजी ने उठाया था? अगले रोज सुबह हुई तो मैंने अम्मी से सबसे पहला सवाल यही किया था कि क्या दादाजी किसी को पसंद करते थे। ये सुनकर अम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा था। कहने लगी, ये क्या बकवास कर रही है? मगर जब मैंने इसरार किया तो माँ कहने लगी कि हाँ, तेरे दादा एक लड़की को पसंद करते थे, मगर तेरे परदादा ने उनकी शादी जबरदस्ती तेरी दादी से करवा दी थी, इसलिए मजबूरन उन्हें उस लड़की को भूलना पड़ा। लेकिन तुझे पता है, इतने सालों बाद ये राज खुला कि तेरी जो चची है उसी औरत की भतीजी है जिसे तेरे दादाजी पसंद करते थे। ये सुनकर तो मुझे यकीन हो चुका था कि तभी दादाजी चची के गर्विदा हो रहे थे कि किसी तरह उनकी बात इधर बन जाए। दरहकीकत जिस तरह मेरी दादी फौत हो चुकी थी, वैसे ही चची के फूफो के शौहर भी वफात पा चुके थे और वो बेवा थी। अब दादाजी चची से ये कह रहे थे कि किसी तरह वो उनकी और दादाजी की शादी करवा दे, मगर चची नहीं मान रही थी। आखिर जब दादाजी ने उनकी मिन्नत समाजत की और ख्वाब दिखाया कि वो उनके फूफो को बहुत खुश रखेंगे, तो मजबूरन चची को भी मानना पड़ा। मैंने ये बात राज ही रखी थी। दादाजी रोज 300 रुपया चची को देते थे तो वो भी खुश हो जाया करती। उन्होंने जब अपने घर वालों से इस बारे में बात की तो पहले तो एतराज उठाया गया, मगर फिर जल्द ही दादाजी और चची की फुप्पो का निकाह कर दिया गया और यूं चची की फुप्पो मेरी दादी बनकर इस घर में आ चुकी थी। इसके बाद चची जितने भी काम कर देती, दादाजी ने कभी 100 रुपए का नोट भी हाथ पर नहीं रखा था, जिसकी शिकायत अक्सर बातों ही बातों में चची कर भी दिया करती तो दादा आगे से हंसकर इस बात को टाल दिया करते थे।